नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। बात करेंगे उस साम्राज्य की जिसने भारत पर 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया, मुगल साम्राज्य। लेकिन ये कहानी सिर्फ राज करने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बार बार हारा, दर दर भटका, लेकिन फिर भी इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लगातार मात खाने वाला एक साधारण सा योद्धा इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक बन गया। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप सिर्फ 12 साल के हैं। आमतौर पर इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसी उम्र में एक पूरा का पूरा ढहता हुआ और बेहद अस्थिर साम्राज्य आपके नन्हे कंधों पर डाल दिया जाए? बिल्कुल, यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। भाग 1, 12 साल का राजा। तो हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं ज़हीरुद्दीन बाबर। जन्म हुआ 1483 में मध्य एशिया के फरगाना में। अब 1494 में एक बड़ा ही अजीब और दुखद हादसा हुआ। उनके पिता उमर शेख मिर्जा एक इमारत की छत पर कबूतर उड़ा रहे थे और अचानक वो दीवार ढह गई। उनकी मौत हो गई। रातों रात करीब 11-12 साल की उम्र में बाबर को गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बाबर की रगों में इतिहास के दो सबसे खूंखार और महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर की 5वीं पीढ़ी से थे और माता की तरफ से चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से। मतलब उनका वंशी ऐसा था जिससे बहुत उम्मीदें जुड़ी थी। आप सोच सकते हैं कि इस छोटे से बच्चे पर उस विरासत को आगे बढ़ाने का कितना भारी दबाव रहा होगा। भाग 2, समरकंद का संघर्ष। कम उम्र में ही बाबर ने एक ऐसा जुनून पा लिया था जिसने उनकी पूरी जवानी को एक रोलर कोस्टर बना दिया। उनका सपना था तैमूरी साम्राज्य की राजधानी समरकंद पर कब्जा करना। उस समय यह माना जाता था कि जो समरकंद जीतेगा वो पूरे मध्य एशिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाएगा। पर यह सफर बहुत मुश्किल था। इस टाइमलाइन को देखिए, गिर कर आगे बढ़ने की ये पूरी दास्तान है। 1494 में पहली कोशिश की और वो फेल हुए। 1497 में जीते तो सही, पर सत्ता सिर्फ 100 दिन टिक पाई। फिर 1501 में दोबारा कब्जा किया, लेकिन 8 महीने बाद ही उज़्बेकों ने, खासकर शैबानी खान ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। 1511 आते आते तो उज़्बेकों ने समरकंद के दरवाजे बाबर के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। इन लगातार हारों ने उन्हें पहाड़ियों में एक बंजारे की तरह दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा है कि इस भटकाव के दौर में उन्होंने कभी भी लगातार 2 रमजान एक ही जगह नहीं मनाए। भाग 3, भारत की ओर रुख। अब जब मध्य एशिया में आगे बढ़ने के सारे रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए, तो हार मान लेने के बजाय बाबर ने गजब का कूटनीतिक यू टर्न लिया। 1504 में उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल पर हमला किया और उसे जीत लिया। और बस यहीं से उनकी नजरें मुड़ गईं दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी भारत की तरफ। लेकिन 1526 से पहले का भारत था कैसा? 4 शुरुआती अभियानों के बाद बाबर को एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई थी। भारत उस वक्त राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। पंजाब में दौलत खान लोधी बैठे थे, जो दिल्ली के सुल्तान से आज़ाद होना चाहते थे। राजस्थान में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुके महाबली राणा सांगा मौजूद थे। दक्षिण में कृष्णदेव राय का बहुत मजबूत शासन था और उधर बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग टुकड़ों में बंट चुका था। मतलब बड़े बड़े योद्धा तो थे, लेकिन कोई एक केंद्रीय पावर नहीं थी जो पूरे देश को जोड़कर रख सके। और सच कहूं तो इसी बिखराव ने एक बाहरी आक्रमणकारी के लिए दरवाजे खोल दिए। भाग 4, 4 युद्ध, एक साम्राज्य। 1526 के बाद एक ऐसा तूफानी सैन्य अभियान शुरू हुआ जिसने महज 4 साल के अंदर भारत में एक विशाल साम्राज्य की मजबूत नींव रख दी। ये 4 युद्ध न सिर्फ रणनीति का बल्कि बेहतरीन मैनेजमेंट का उदाहरण है। 1526 में लड़े गए पानीपत के पहले युद्ध में दिख रहा 1 और 2 का ये अनुपात, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना और उनके खौफनाक युद्धक हाथी थे, और दूसरी तरफ बाबर की बहुत छोटी सेना। अनुपात लगभग 1 के मुकाबले 2 का था। आमतौर पर मैदान में इतने बड़े अंतर का मतलब क्या होता है? पक्की हार। लेकिन ठहरिए, यहीं पर तो मिलिट्री इनोवेशन ने सारी कैलकुलेशन पलट दी। बाबर ने इस्तेमाल की तुलुगमा नीति। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसमें सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से चकमा देकर घेरा जाता था। और इसके साथ ही रूमी विधि, जिसमें तोपों को बैलगाड़ियों के पीछे सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाया जाता था। उस्ताद अली कुली और मुस्तफा खान जैसे मास्टरमाइंड्स तोपों को संभाल रहे थे। जब भारत में पहली बार तोपों से गोले दागे गए ना, तो उनकी उस भयानक आवाज से घबराकर इब्राहिम लोधी के हाथियों ने आपा खो दिया और बदहवासी में उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल डाला। अब अगर आपको लगा कि पानीपत मुश्किल था, तो 1527 का खानवा का युद्ध तो और भी चुनौतीपूर्ण था।
सामने थे साक्षात राजपूत योद्धा राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव थे और जो अनगिनत युद्ध जीत चुके थे। इस बार बाबर की सेना सचमुच बहुत डरी हुई थी और बस वापस लौटना चाहती थी। तब बाबर ने अपनी सेना के सामने एक बेहद जज्बाती और ऐतिहासिक भाषण दिया। उसने अपना सबसे फेवरेट शौक यानी शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिहाद का नारा दिया और सभी को कुरान की कसम खिलाकर आखिरी सांस तक लड़ने को कहा। इस एक भाषण ने हताश हो चुकी सेना में ऐसा करंट दौड़ाया कि उन्होंने एक नामुमकिन सी लगने वाली जीत हासिल कर ली। यहाँ एक एक्सप्लेनर के तौर पर हमारा ये समझना जरूरी है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों का तटस्थ विश्लेषण हमें ये दिखाता है कि युद्ध जीतने के लिए धर्म और भावनाओं का कितना कूटनीतिक इस्तेमाल किया जाता था। अगर इन विजय अभियानों की पूरी लिस्ट को संक्षेप में देखें तो बैक टू बैक जीत का सिलसिला चलता रहा। 1526 में पानीपत और 1527 में खानवा के बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जहां मेदी राय को हराया गया, और आखिर में 1529 का घाघरा का युद्ध, जो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि ये जमीन और पानी दोनों जगह लड़ा गया था। सिर्फ 4 सालों की इन लगातार जीतों ने उत्तर भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 5, बाबरनामा और अंतिम विरासत। युद्ध और राजनीति के इन तूफानों के बाद अब हम बाबर की जिंदगी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर शारीरिक रूप से इतने ताकतवर थे कि 2 सैनिकों को अपनी बाहों में दबाकर दौड़ सकते थे, लेकिन लगातार युद्ध और संघर्षों ने उन्हें अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था। 1530 में उनके निधन से पहले इस कठोर योद्धा के भीतर का एक बड़ा ही शानदार लेखक दुनिया के सामने आया। उनकी आत्मकथा बाबरनामा, जो उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्क में लिखी थी, भारत की जलवायु, मॉनसून और यहाँ की नदियों के बारे में बहुत बारीक जानकारी देती है। हाँ, ये भी सच है कि इसमें स्थानीय संस्कृति को लेकर उनके कुछ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी साफ झलकते हैं, जैसे भारत में गर्म पानी के कुओं का ना होना या सभ्यता को लेकर उनके अपने अलग पैमाने होना। लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में यह हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी तमाम खूबियों और कमियों के साथ इतिहास को दर्ज करता है। बाबर की पूरी लाइफ की फिलॉसफी उनके आखिरी उपदेश में सटीक रूप से झलकती है। 1530 में मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपने बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को एक बहुत ही गहरा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। आराम एक बादशाह के लिए हानिकारक है। और ए हुमायूं, तुम्हारे भाई चाहे जैसे भी हों, उनके विरुद्ध कभी कुछ न करना। ये शब्द साफ तौर पर दिखाते हैं कि निरंतर संघर्ष करने की जिद और पारिवारिक निष्ठा ही उनके अनुसार एक सफल नेतृत्व की असली पहचान थी। तो अंत में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है, इतिहास का निर्माण क्या सिर्फ सेनाओं के आकार या हथियारों की गिनती से होता है, या फिर बार बार की असफलता के बाद वापस उठ खड़े होने की उस अटूट जिद से? इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ है, विपरीत परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और नई तकनीकों को अपनाने का साहस ही नए साम्राज्यों को जन्म देता है। क्या हमारी जिंदगी की हर बड़ी सफलता के पीछे भी यही नियम लागू नहीं होता? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।